Hello, my dear friends, can we start? So, very good morning to all of you. How are you all? You're doing great? So, how was your first lecture? It was good, great, bad. It should not be bad, it should be great itself. Yes or no? So, I guess you have all clear your 12th examination, isn't it? Great. So, congratulations for that also, first. And today we are going to start with your new journey of your life, that is CA career. And I would like to congratulate all of you, first of all, for choosing this noble profession as your career path. Because being a chartered accountant, I can say that if you become a chartered accountant, then you will have a great life, a good life, financially as well as socially also. So first of all, very congratulations for choosing this career, and as well as again a double congratulations that you have chosen the Elite Professional Academy. Thank you so much for having faith in us. सो आज की शुरुआत हम लोग करेंगे अपने क्लास की, अपने अकाउंट के साथ शुरू कर दिया है। ये क्लास जो होगी आपकी वो होगी पेपर नंबर 2, दैट इज बिजनेस लॉज। ठीक है। और एक बात बता दूं मैं आपको शुरू करने से पहले कि आज का जो दिन है, जो आपका फर्स्ट डे है, वो आपको जरूर आपके सीए फाइनल के रिजल्ट के दिन पे याद आएगा। बिकॉज एज पर माई एक्सपीरियंस, जब मैं सीए बना था तो उस दिन पे मुझको मेरा पहला सीए फाउंडेशन का दिन, जब मैं क्लास में आप ही की तरह ऐसे बैठा हुआ था, सब नए टीचर्स थे, मैं बहुत सहमा सहमा सा बैठा था आपकी तरह कि अभी ये बंदा क्या सिखाएगा, अभी ये क्या करेगा, वो क्या सवाल पूछेगा, एंड लाइकवाइज। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में थे। तो वो जो क्यूरियासिटी, ये जो पेट में हलचल सी होती है, वो आपको जरूर याद आएगा आपके सीए फाइनल के रिजल्ट के दिन पे। तो मैं चाहूंगा कि वो दिन आपकी जिंदगी में जल्द से जल्द आए, आप जल्द से जल्द सीए बन जाए, और उसकी शुरुआत आज हमने कर दी है। प्लीज रिमेंबर दैट जो भी बड़ी चीज बनती है उसकी शुरुआत हमेशा एक कदम के साथ ही होती है। बड़ा फासला हम जब तय करते हैं तो उसकी शुरुआत पहले एक कदम से ही होती है। तो आपने अपनी जिंदगी में वो कदम रख दिया है, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द आपको इस करियर में, इस प्रोफेशन में सक्सेस मिले, और उसी के लिए हम लोग स्ट्राइव करेंगे। तो ये जो जर्नी है उसकी शुरुआत सीए फाउंडेशन की आज आप कर रहे हो, तो आज भगवान का नाम जरूर लेंगे हम लोग, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, माँ बाप का आशीर्वाद लेंगे, और हम लोग जर्नी शुरू करेंगे। चलेगा? ओके। चलो। सो मेरे बारे में कुछ मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। मेरा नाम है सीए मोहित प्रजापति, एंड आई एम योर मेंटर फॉर पेपर नंबर 2, बिजनेस लॉज, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग फ्रॉम सीए फाउंडेशन लॉ। अब मैंने क्या करा है, मैंने क्या नहीं करा है, मैंने क्या क्या अचीवमेंट करा है, वो हम लोग थ्रू आउट द बैच कम्युनिकेट करें तो चलेगा। पहले दिन पे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ बोलने की जरूरत नहीं है। ओके। बस ये समझो कि मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका साथी हूँ, जो आपके इस पेपर के लिए आपके साथ रहेगा। तो बैच का ड्यूरेशन, एज यू ऑल नो दैट, कि मई 2023 में आपका एग्जाम आने वाला है। तो अगर फटाफट खत्म कर ले तो दिसंबर तक खत्म ही हो जाएगा। तो उसके बाद आप वेल्ले जैसे क्या करोगे नालायक को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बैच का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, और हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा कम रखते हैं। जैसे कभी पहला लेक्चर 1 घंटे का हुआ, तो पहले 1 महीना भर हम लोग ऐसे ही चलेंगे, हौले हौले हौले। शुरुआत है। अ, जैसे आपको एक घरेलू एग्जांपल दूं मैं आपको, तो अगर मान लो आप नए जूते जब खरीदी करते हो, नए जूते, तो पहले कैसे पहनने के टाइम पे ऐसा लगता है कि हमने कुछ नया पहना है, फिर उसके बाद वी गेट हैबिचुअल टू इट। यस और नो? तो जैसे अभी ये पहला लेक्चर जो होगा वो आपके नए जूते जैसा होगा। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, भाई सर क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हौले हौले जैसे अपना कनेक्शन बन जाएगा, जैसे आप हमको जानोगे, हम आपको जानेंगे, तो कैसा वो सब जेल जैसा हो जाएगा, है ना, जेल। आप जैसे यंग जनरेशन यूज करते हैं ना, जेल हो गए, जेल हो गए, तो वैसे हम लोग जेल से हो जाएंगे, है ना। तो पहला लेक्चर आपको कंफर्टनेस नहीं आएगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ये सब्जेक्ट से प्यारी हो जाएगा। इस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा। आई डोंट नो हैव यू सीन द डेमो लेक्चर्स और नॉट। नहीं भी देखा है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ लॉ के लिए शिद्दत से पढ़ोगे तो आपको लॉ में 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, वो मैं आपको गारंटी देता हूं। तो पहला लेक्चर निवान तो पीछे रह करके शांति से बस देखना है, ठीक है? सब लोग स्ट्रेट बैठेंगे, एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, स्ट्रेट, हाँ, यस। अच्छा लग रहा है मुझको। और कीप स्माइलिंग, हंसते हुए हर चेहरे अच्छे लगते हैं, तो कीप स्माइलिंग। मुझको डराओ मत। एक्चुअली मैंने आपको डराना चाहिए, ये आपके चेहरे देख के मुझको डर लग रहा है कि अभी मैं इनको पढ़ाऊं कि क्या पढ़ाऊं। ओके। चलो।
सो फ्रेंड्स, आज का जो अपना डिस्कशन होगा वो बड़े ही लाइट मोड में होगा। हम कुछ ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे मतलब आज पढ़ना ही नहीं है। आज बस समझना है कि ये सीए फाउंडेशन के अंदर पेपर नंबर 2 चीज क्या है। बाकी पेपर के बारे में आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टी बता देंगे, लेकिन आज हम लोग ये पेपर नंबर 2 क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले 1 घंटे में यही डिस्कशन होगा। एज पर माई एक्सपीरियंस पहले घंटे में इतना डिस्कशन हो सकता है। इसके आगे का डिस्कशन हम लोग कल के लेक्चर पे कर लेंगे, चलेगा? गिव मी बिग फैट थम्स अप, कम ऑन सब लोग, गिव मी थम्स अप, कम ऑन, थम्स अप। सगळे एकलव्य आहेत का? अंगठा मिंगठा कापलाय का सगळ्यांचा? नाही ना? कम ऑन, गिव मी बिग फैट थम्स अप, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। यस, कैन बी स्टार्ट? यस, अलाउ मी। सो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन जैसा मैंने आपको बताया कि ये पेपर के बारे में होगा। सो ये रहा आपके सामने पेपर नंबर 2। सो पेपर नंबर 2 को बच्चे बोलते हैं कि ये लॉ है। ठीक है, पेपर नंबर 2 लॉ। अगेन 100 मार्क का पेपर है और थियोरेटिकल पेपर है। इसको आपने पूरा लिखना है। ओके, जैसे पेपर नंबर 3 एंड 4 जैसे मैथ्स और इकोनॉमिक्स, आपको गोला गोला करना है कि नहीं? जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी आएगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, भाई ये अच्छा है। कुछ आए ना आए, 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से एक तो आंसर होगा। बहुत ए हो गया, आप बी लिखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, शिद्दत से लिखना पड़ता है। 2 सब्जेक्ट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर सीए फाउंडेशन। सो नाउ पेपर नंबर 2 जो है वो आपको पूरा लिखना है, दैट इज 100 मार्क का थियरी लिखना है। ओके, और ये लॉ है। एक्चुअली सब्जेक्ट का नाम अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो क्या दिख रहा है आपको? बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। जोर से बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। यहां पे नलायक को प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया, बताएंगे पेपर का नाम क्या है? बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। कॉमन लेना है सब, लॉ एंड बीसीआर। लोग क्या बोलते हैं उसको? लॉ एंड बीसीआर, लॉ एंड बीसीआर। ठीक है, ये पेपर जो होगा 100 मार्क का पेपर है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक रहेगा आपका सेक्शन नंबर ए, दैट इज 60 मार्क्स का, और एक दूसरा सेक्शन दैट इज बीसीआर का 40 मार्क्स का। ओके, बीसीआर के बारे में चर्चा थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले हम लोग लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स प्लीज लेट मी नो कि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो। सही बात है? यू आर गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो? विल यू? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट? प्लीज रेज योर हैंड्स, आई वांट टू सी हाउ मेनी वांट्स टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? सब लोग बनना चाहते हैं? अरे श्योर? ठीक है, ओके, चलिए। तो मुझको एक बात बताना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बात दिमाग में आने के बाद, ये शब्द दिमाग में आने के बाद आपको दूसरा वर्ड नजर दिमाग में क्या आता है? सीए, और दूसरा वर्ड क्या आता है? सीए दिमाग में आ गया, दूसरा वर्ड क्या आता है? पैसा छोड़ के नालायक हो। बोलेंगे सर पैसा आता है सर दिमाग में। हाँ ठीक है, पैसा आएगा, लेकिन दूसरा काम क्या करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट काम क्या करते हैं? हाँ जी, यस बेटा, क्या नाम है आपका? फर्स्ट बेंच, प्राची जी बताएंगे। प्राची जी स्वागत है आपका शो में। बताएंगे आपकी लॉ लॉ ने सीए क्या करता है? सीए क्या करता है? टैक्स का काम करता है, और क्या करता है? अकाउंटिंग का काम करता है। अकाउंटिंग करता है, अच्छा। ऑडिट करता है, ऑडिट? अरे सीए मतलब आपके दिमाग में पहली बात वही आता है ना, सीए मतलब ऑडिट करता है। सीए माने टैक्स कैलकुलेट करके देता है, सीए माने अकाउंटिंग करता है। सही बात है ना? यही सुना है ना? साला ये लॉ कहां से घुस गया बीच में? आई गेस जिंदगी में पहली बार लॉ के क्लास में बैठे आप। सही बात है? आई गेस पहली बार है ना? जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है। लॉ की बात कर रहा हूं मैं, समझो बात को, दिमाग में और कुछ बातें लेके मत आना। ठीक है, तो लॉ पहली बार पढ़ रहे, पहला क्लास है आपका लॉ का। इसके पहले कभी भी आपने लॉ नहीं पढ़ा है। सही बात है ना? तो सीए के सिलेबस में यह लॉ घुसेड़ने का मतलब क्या है? जरूरी है लॉ पढ़ना? क्यों? क्यों पढ़ेंगे लॉ? जैसे लॉ अगर मैं बाइफरकेट करता हूं, नॉर्मल पैरेलल्स में लॉ की बात करता हूं, तो लॉ माने कोर्ट, यही आता ना दिमाग में, लॉ माने कोर्ट ही ना। तो कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस होते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो मियां बीवी का झगड़ा हो रहा है, डाइवोर्स, डाइवोर्स का झगड़ा, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में झगड़ा हो रहा है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड, होता है कि नहीं होता है? किसी ने किसी को गाड़ी ठोक दिया, वो दोनों चले गए कोर्ट के अंदर। तो इतने सारे केसेस कोर्ट में होते हैं, तो उनके लिए कुछ लॉ है, इसलिए वो कोर्ट में गए। सही बात है? तो आप मुझको बताएंगे
एक मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, वो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में आएगा कि हमारा डाइवोर्स कर दो भाई? नहीं, तुमने पढ़ा है लॉ, मुझको डाइवोर्स लेके चाहिए, मला काय माहित नाही। बताएंगे मुझको क्या ऐसा होगा? क्या सीए डाइवोर्स के केसेस हैंडल करेगा? क्या सीए भाई भाई के झगड़े हैंडल करेगा? क्या सीए रोड पे ठुकी हुई गाड़ियों का केस हैंडल करेगा? तो साला ये लॉ है क्या चीज? तो लॉ को नॉर्मल पैरेलेंस में हम बोल सकते हैं कि कुछ लॉ होते हैं सिविल लॉज, है ना, कुछ लॉ होते हैं क्रिमिनल लॉज। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये क्रिमिनल लॉ है। गाड़ी ठुक गई, कुछ हो गया, क्रिमिनल लॉ। किसी ने किसी का हाफ मर्डर कर दिया, क्रिमिनल लॉ। भाई भाई का झगड़ा हो गया, उसने उसको दे मारा, क्रिमिनल लॉ। कुछ होते हैं सिविल लॉज, जैसे कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड झगड़े हो गए, सिविल लॉज है। ये अपने डाइवोर्स वाले केसेस सिविल लॉज हो गए, सही बात है। तो हमको वो लॉ नहीं पढ़ना है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमारे सिलेबस के अंदर उन लॉज को हमको पढ़ना है जो हमारे प्रोफेशन के रिलेटेड है, जो हमारे प्रोफेशन के रिलेटेड है। और इफ यू सी, आपका सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट जो आपका नेक्स्ट लेवल होगा, और उसका अगला पड़ाव सीए फाइनल, और उसके बाद तो आप सीए बन जाओगे। तो सीए के अंदर जो 3 लेवल्स है, इन तीनों लेवल्स पे आपको लॉ पढ़ाया जा रहा है। एंड इफ यू कैलकुलेट, आपके सिलेबस में 2 ही ऐसे सब्जेक्ट है जो तीनों लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। एक है आपका अकाउंट्स जो फाउंडेशन पे भी होता है, इंटर पे भी होता है और फाइनल पे भी होता है। और एक है लॉ जो आपके फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है और फाइनल में भी है। तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है। each and every subject is really very important from your syllabus point of view, because इन सारे लॉज को हमको करना है अप्लाई। Okay, now all of you will close your eyes. We'll do one trick. Okay, we'll do one exercise. Okay, please, all of you, close your eyes. Trust me. Come on, close your eyes. Okay, हाँ, अब आप इमेजिन करिए, इमेजिन करिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। कर रहे हैं आप? आर यू इमेजिनिंग? आप अपने ऑफिस में बैठे हो, बैठ गए, अब अपने केबिन में बैठे हो, ठंडा ठंडा एसी चल रहा है, मस्त लग रहा है। और मान लो मैं आपके ऑफिस में एज अ क्लाइंट आ गया। ओके, और मैं आपको पूछ रहा हूं कि मैडम जी, सर जी, मुझको है ना एक कंपनी खोल के, मुझको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, मुझको एक कंपनी बनानी है। कंपनी जानते हो ना सब लोग? मुझको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, प्लीज मुझको कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दे दो। ओके, उसका प्रोसीजर बताओ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बताओ। तो भाई और बहनों, मुझको एक बात बताना, क्या इसके लिए आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है? दूसरा 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 क्लाइंट आ गया, दूसरा मैं ही आ गया, क्लोज योर आइज। दूसरा क्लाइंट आ गया, आपको बोल रहे हैं मुझको है ना, मुझको पार्टनरशिप बनानी है, मैं मेरे फ्रेंड्स मिलके एक पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, प्लीज हमको एक पार्टनरशिप बना के दे दो। तो मुझको एक बात बताना, कि आपको पार्टनरशिप बनाने का प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है? अरे श्योर? ओके, ना ओपन योर आइज। ऑफिस होके आ गए, भारी लगा? यू इमेजिन योरसेल्फ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लाइंट आपके पास आ गया, बताओ आपको अगर कंपनी खोलने का प्रोसीजर जानना है, पार्टनरशिप खोलने का प्रोसीजर जानना है, तो ये प्रोसीजर आपको अकाउंट्स में सीखने को मिलेगा? मिलेगा? ऑडिट में सीखने को मिलेगा? ऑडिट इंटर का सिलेबस है। टैक्स में सीखने को मिलेगा? तो कहां सीखने को मिलेगा? नाउ यू गॉट माय पॉइंट कि सीए के सिलेबस के अंदर लॉ को पढ़ना जरूरी क्यों है। ठीक है, एंड दिस इज द सब्जेक्ट। मैं एक बड़ा स्टेटमेंट करने जा रहा हूं आपके सामने भाई और बहनों। दिस इज द सब्जेक्ट which can make you earn lots of and lots of money। प्रूव करके दे सकता हूं, मैं करूं? जैसे मैं आपका क्लाइंट था, मैं आपके पास आ गया, ठीक है, मैंने बोल दिया कि मेरे को कंपनी खोलनी है, मुझको प्रोसीजर बताइए। तो आपने मुझको बता दिया कि सर ये होता है प्रोसीजर, ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, ये यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करना होता है, वगैरह वगैरह जो भी आपने बता दिया। अब आपने मेरी कंपनी खोल के दे दी, तो आपने कुछ पैसा लिया, कुछ 30 35 40 हजार रुपए आपने ले ली कंपनी खोलने का, ये मेरा फीस रहेगा, प्रोफेशनल फीस। अब बताएंगे मुझको उस कंपनी का अकाउंटिंग करने के लिए मैं किसके पास दूं? कंपनी है तो कुछ ट्रांजैक्शन करेगा, कुछ बिजनेस करेगा, धंधा करेगा, तो उसका अकाउंटिंग में किसके पास दूंगा? आपके पास, किसी और के पास? उस कंपनी का अकाउंटिंग में किसके पास दूं? जिसने मेरा कंपनी खोल के दिया उसके पास दूं कि किसी और के पास दूं?
मतलब आपके पास जाऊंगा ना मैं कि मेरा एक अकाउंटिंग करवा के दीजिए सर मैडम, सही बात है। चलो अकाउंटिंग हो गया, तो उसका टैक्सेशन में किसके पास दूंगा कि मेरा इसका टैक्स भी कैलकुलेट करके दे दो। किसके पास दूंगा, किसी और के पास कि आपके पास? आपके पास दोगे, आर श्योर? फिर उसके बाद मैं उसका ऑडिट कि ये बराबर है कि नहीं, वो भी मुझको चेक करके दे दो, अकाउंटिंग बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरे कंपनी में सब लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो मुझको बताइए, मेरा टैक्स ठीक से कैलकुलेट करके दीजिए, ऑडिट वगैरह करके दीजिए। तो ऑडिट करने का काम भी मैं आप ही के पास दूंगा ना। मतलब आपको अगर एक कंपनी का अकाउंटिंग, एक कंपनी का टैक्सेशन, एक कंपनी का ऑडिट का काम करना है, तो पहले उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसीजर जानना बहुत जरूरी है। सही की गलत? है ना? है ना? नहीं तो आपका वो एक डॉक्टर की तरह हो जाएगा। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, ओके, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, एक बंदा उसके पास चला गया, उसका राइट हैंड जो है टूट गया था, राइट हैंड टूट गया था, वो चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोला डॉक्टर एक्सीडेंट हो गया, मेरा राइट हैंड टूट गया है। डॉक्टर बोल रहा है अरे यार, ये राइट हैंड का सिलेबस मैंने करा नहीं था, आई कैन ओनली ट्रीट द लेफ्ट हैंड। आप किसी वो ईएनटी के पास चले गए, आईएनटी की नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आंखों के डॉक्टर क्या बोलते हैं, आई स्पेशलिस्ट जो भी है, उसके पास चले गए, उसको बोला कि वो है ना मेरा आंखें बहुत दुख रही है, तो डॉक्टर बोला हाँ करेंगे, चेक करेंगे। उसने आपका लेफ्ट वाला आई चेक करा, आपने बोला सर राइट वाला नहीं, वो अपने सिलेबस में नहीं था। सिलेबस में था लेकिन मैंने उसको नहीं करा, ऐसे बोलेगी? एक किसी डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर बोला कि डॉक्टर साहब वो सर बहुत दुख रहा है, बाकी सब ठीक है, वो 2 दिन से सर बहुत दुख रहा है, वो दवाई दे दो। डॉक्टर बोला वो मेरे सिलेबस में था लेकिन मैंने ठीक से करा नहीं उसको, मतलब सर छोड़ के बाकी कुछ भी बोलो मैं ट्रीट कर सकता हूँ। इज इट सो? क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जिसको ऐसी वाली बातें नहीं आती है? नहीं ना। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी ऐसे ही होना चाहिए ना, ही शुड बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड। ही शुड बी एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग, यस। He should be expert in audit, yes. He should be expert in taxation, yes. Whether he should be expert in law, that is business law, the answer is yes. And this is the important subject from your syllabus. इसलिए तो आपको तीनों लेवल पे सिखाया जा रहा है। और सब्जेक्ट का नाम देखो बिजनेस लॉज, हम लोग कोई क्रिमिनल लॉ कोई सिविल लॉ नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉज। जब सीए इंटर में आओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कॉर्पोरेट लॉज। सही बात है। सीए फाइनल में जाओगे तो आपको सेबी, सेबी का नाम सुना है? सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो लिस्टेड कंपनीज वगैरह होती है, शेयर्स खरीदी बिक्री होती है, उन पे रेगुलेशंस बनाता है कि नहीं? आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ाया जाएगा, बिकॉज आपके क्लाइंट फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में सलाह कौन देगा? आप ही दोगे ना। सही बात। तो ऐसे वाले लॉज आपको सीए फाइनल पे पढ़ाए जाएंगे। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो सारी बातें अपने क्लाइंट को मद्देनजर रखते हुए हमको पढ़ना है। और इंस्टीट्यूट भी आपको वही लॉस पढ़ा रहा है, इंस्टीट्यूट आपको बाकी कोई और लॉस नहीं पढ़ा रहा है। और एज आई टोल्ड यू कि अगर ये पढ़ोगे ठीक से, तब भी जाके आप बाकी सारे कामकाज ठीक से कर पाओगे, कंपनी बनाओगे, पार्टनरशिप बनाओगे, फिर जाके उसका अकाउंटिंग टैक्सेशन ऑडिट ये सारा काम आप कर पाओगे ना। सही की गलत? तो इसीलिए आपको लॉ पढ़ाया जा रहा है भाई और बहनों। आई गेस आपको ये पॉइंट क्लियर है कि हम लॉ क्यों पढ़ने वाले हैं। सही बात? पक्का? समझे? मुंडी लॉ इसे हाँ कि ना? ओके जवाब दीजिए। ओके ये कोई प्रवचन है क्या? बोले मैं रामायण पढ़ रहा हूं और आप बस मुंडी ला रहे हो। जैसे मान लो आपने शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जाते, पता है आपको, लोग हो जाते हैं, हैव यू बीन टू एवर दैट प्रोग्राम, म्यूजिकल प्रोग्राम, शास्त्रीय संगीत? वो बंदा गाना गा रहा है, कुछ आलाप ले रहा है ना, तो आप ऐसे मुंडी लाते हो। वाह वाह। साइड वाले ने पूछा ये कौन सा राग बोला रे, मला काय माहित, सुन के अच्छा लगा। तो यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आए, थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो मुझको अच्छा लगे। देखो भैया और बहनों, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो थोड़ा बहुत अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो मुझको भी मजा आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका इंटेंसिटी बना रहे इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन आपसे भी मुझको थोड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है? तो मैं जब सवाल पूछूंगा तो अपने जवाब देना, दोगे ना? मेरे सवाल का जवाब दो। ओके दोगे? सुनाई नहीं दे रहा है? श्योर? चलो ये बात होगी लॉ को पढ़ना क्यों है और क्यों जरूरी है लॉ को पढ़ना। ओके ठीक है। नाउ
थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। सर आपने इतना बड़ा बड़ा बोल दिया कि लॉ पढ़ना ये जरूरी है वो जरूरी है, सर पढ़ना क्या है वो बताओ। तो 100 मार्क का सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसके अंदर 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर ए के अंदर आपके पास कुल मिला के 5 एक्ट है। कितने, जोर से बोलो, कितने, 5, 5। तो 5 एक्ट आपको पढ़ना है। पहला एक्ट आप देखोगे तो नाम क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगेन ये बिजनेस लॉ है, बिजनेस को करने के तरीके को बताता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इस एक्ट में क्या पढ़ेंगे कि इस दुनिया के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते कैसे हैं, उसको बनाते कैसे हैं। जैसे फॉर से अभी आपने मेरे पास आके सीए फाउंडेशन का क्लास लगाया, ठीक है, तो आपने मुझको बोला कि सर मुझको सीए फाउंडेशन का क्लास लगाना है, मैंने आपको फीस बता दिया, ठीक है, तो आपने मान लो फीस पे करके एडमिशन कंफर्म कर लिया। ओके, ना एडमिशन कंफर्म कर लिया तो क्या मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपका बैच पूरा करके दे दूं, क्या मैं बीच में छोड़ के चला जाऊं, 15 दिन के बाद मैं पतली गले से निकल गया मान लो, तो वेदर यू शुड हैव सम राइट्स अगेंस्ट मी कि सर आपने कुछ वादा किया था और उस वादे को निभाया नहीं, तो हम आपके ऊपर केस ठोकेंगे सर। अरे श्योर, क्या आप मेरे से डैमेजेस क्लेम करोगे, आपका जो नुकसान हुआ है उसको क्लेम करोगे? अरे श्योर, कर सकते हो? अरे श्योर, कौन से एक्ट के अंदर? ये होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। मेरी बात समझे? बहुत सारे बिजनेसेस बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदी करने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, है ना, अपने एम्प्लॉयज के साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट में रख रहे हैं, सैलरी देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। फिर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको बेचते हैं, तो बेचने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। सही बात है कि नहीं? तो हर एक बिजनेस बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने कैसे है, हाउ टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जिसके वजह से पार्टीज को राइट्स मिलते हैं। जैसे अगर मैं भाग गया तो आप मेरे ऊपर केस फाइल करेंगे, लेकिन अगर मैंने पूरा बैच कंप्लीट करा और आपने फीस नहीं दिया तो बताओ क्या मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूं फीस रिकवरी का? द आंसर इज यस। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसके अंदर दोनों पार्टीज को वो राइट्स, ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज बननी चाहिए। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं जिसके अंदर दोनों पार्टीज के कुछ राइट्स आते हैं, दोनों पार्टीज के कुछ ऑब्लिगेशंस आते हैं, कुछ लायबिलिटीज आते हैं, तो वो हमको पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। आई बात समझ में? पक्का? तो पहला एक्ट आपका कौन सा होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। डरने की जरूरत नहीं है, अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें से एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आएगा। अभी बस हम लोग सिलेबस को समझ रहे हैं, सब्जेक्ट को जान रहे हैं। ओके, इससे सिलेबस का कोई नाता नहीं है, इससे एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा। पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेवल का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक्ट है आपका द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कौन सा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बिजनेस, आपके क्लाइंट्स बिजनेस करेंगे, अब बिजनेस करेंगे, कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसको बेचेंगे, तो बेचने के टाइम पे उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो कायदे कानून लगेंगे कि गुड्स को ऐसे बेचना है, वैसे बेचना है, इसके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो गुड्स को बेचने के जो कायदे कानून है वो आपको अप्लाई करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग फ्रॉम दी बिजनेस फैमिली, जिनका दुकान है, कोई बिजनेस है? हाँ बेटा, कौन सा दुकान है? बर्तन मतलब उटेंसिल्स वगैरह बेचते हो आप? अच्छा, कहाँ पे दुकान? रंकाला पे है? अच्छा, हाँ बेटा। कपड़ों का दुकान है, कहाँ पे? चंदगढ़ में है? अच्छा, और कोई था? हाँ बेटा। रेक्सिन का बिजनेस कोल्हापुर में है, निपानी में है, वेरी गुड। हाँ बेटा। बैंगल्स का कहाँ पे है दुकान? निपानी में है? अच्छा, और कोई था? हाथ ऊपर किया। हाँ बेटा। होटल है, वेरी गुड। कहाँ पे है? बहुत दूर है, नहीं तो हम नाश्ते के लिए चले जाते, नहीं नालायक हो। हाँ, तो आप बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो,
तो क्या आपके पापा आपकी मम्मी जो भी बिजनेस में इन्वॉल्व है वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती कि नहीं करती है? किसी को बेचना, कोई माल खरीदी करना, अपने पास रखना वगैरह वगैरह, करती कि नहीं करती है सुनो। तो ये सारे गुड्स सेल करने के जो कायदे कानून होते हैं ना, वो आपके मम्मी पापा ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, बस आपको नहीं पता है। तो हम उसको यहां पे पढ़ेंगे। सही बात है। और जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं वो भी जाके कुछ गुड्स खरीदी करती कि नहीं करते मार्केट से? तो मार्केट में खरीदी करके कुछ बेच रहा है, कोई बंदा बेच रहा है, तब जाके आप खरीदी कर रहे हो ना। तो जो बेच रहा है उसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे, ये लॉ अप्लाई करेगा, दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देन मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोग पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप? जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा आते हैं और वो बिजनेस करते हैं, है ना। बिजनेस सोल प्रोप्राइटरी में भी हो सकता है, अकेला बंदा ओनर हो सकता है, पार्टनरशिप के अंदर कर सकता है। तो पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे बनाते हैं पार्टनरशिप को, या फिर पार्टनरशिप को आगे चलाने के लिए कौन कौन से लॉज लगते हैं, पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, पार्टनरशिप को अगर बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे, नया पार्टनर ऐड करना है तो क्या लॉज एंड रेगुलेशंस होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर को पार्टनरशिप से निकलना है तो क्या लॉज एंड रेगुलेशंस है। तो इतने सारे कायदे कानून आप यहां पे पढ़ोगे। क्या जरूरी है ये पढ़ना? हाँ जी जरूरी है। आपके क्लाइंट आपको आके बोलेंगे सर हमको नया पार्टनर ऐड करना है, बताओ कैसे करूं, तो आप उसको क्या बोलोगे? नहीं वो राइट हैंड का नहीं था, सिलेबस में नहीं था, वो राइट आई का मैंने नहीं पढ़ा, ऐसे बोलोगे? नहीं, आपको जानना बहुत जरूरी है। आप बताओगे अपने क्लाइंट को अरे भैया नया पार्टनर ऐड करना है तो ये प्रोसीजर है, ये करो आप, तो उसके अच्छे खासे पैसे भी लोगे आप एज अ फीस, सही की गलत? तो वो सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़नी है भाई और बहनों। आई गेस आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो पार्टनरशिप एक्ट इसलिए पढ़ना है, ये लॉ इसलिए पढ़ना है। देन आएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक नया वर्जन है, एक लेटेस्ट पार्टनरशिप का एक फेस है, एक रूप है, पार्टनरशिप के बारे में ही बता रहा है लेकिन एक अलग प्रकार की पार्टनरशिप है। ठीक है, बस आप यही समझो इसके बारे में। एंड देन नेक्स्ट वन द कंपनीज एक्ट 2013। नहीं, कंपनीज एक्ट क्या है? जैसे आप दुनिया में बहुत सारी कंपनीज देखते हो, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो ये कंपनी चलती कैसी है? कंपनी में शेयर कैपिटल होता है, तो शेयर का मतलब क्या है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, कंपनी के अंदर डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, कंपनी के अंदर प्रमोटर का मतलब क्या होता है, कंपनी शेयर्स कैसे इशू करेगी, कंपनी को अगर मान लो प्राइवेट कंपनी बनना है कि पब्लिक कंपनी बनना है, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होना है तो कैसे करेंगे, ये सारी बातें। कंपनी को बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे, कंपनी को नया शेयर कैपिटल इशू करना है, डिबेंचर इशू करना है तो कैसे करेंगे, इन सारी बातों की जानकारी आपको इस कंपनीज एक्ट में मिलेगी। बिकॉज आपके क्लाइंट कंपनी भी हो सकते हैं। इमेजिन करो मुकेश भाई आपके क्लाइंट है, मुकेश भाई, अरे मुकेश भाई, मुकेश अंबानी है, मान लो आपके क्लाइंट है ना। आप ये हंस क्यों रहे हो भाई? हो सकता है क्लाइंट आपका, क्यों नहीं हो सकता। मुकेश भाई आपके क्लाइंट है, मुकेश भाई ने आपको आके पूछा अरे यार वो नया शेयर इशू करना है तो जरा प्रोसीजर बताओ। मुकेश भाई को कहाँ जानकारी है शेयर कैपिटल की? तो आप जानते हो ना, आप बताओगे मुकेश भाई को। तो आप ऐसे बोलेंगे मुकेश भाई टेका मला इतना है, यू विल डू लाइक दिस? नो ना। आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है कि शेयर इशू कैसे करता है, इसके लिए कंपनीज एक्ट पढ़ना है। मुकेश भाई से अच्छा खासा पैसा लोगे उसका। मुकेश भाई बोलेंगे अरे यार वो मेरी बेटी को है ना मेरी कंपनी में एज डायरेक्टर ऐड करना है तो कैसे करेंगे वो, थोड़ा बताओ थोड़ा। आप क्या बोलेंगे? ठीक है मला इतना है मुकेश भाई, मेरे को अकाउंटिंग आता है, मेरे को ऑडिट आता है, मेरे को टैक्स आता है, मेरे को ये नहीं आता है। मुकेश भाई बोलेंगे चल पतली गले से घर निकल। सही की गलत? तो आपको इसके लिए ये कंपनीज एक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये 5 एक्ट आपको पढ़ने हैं। कितने एक्ट पढ़ने हैं? 5। एक बार वापस से इन 5 एक्ट के नाम को याद करने की कोशिश करते हैं। पहला होगा कौन सा? कॉमन लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, शॉर्ट फॉर्म आपको अच्छे लगते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तीसरा आपका पार्टनरशिप एक्ट। देन आपका एलएलपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एलएलपी। एंड लास्ट वन कंपनीज एक्ट। कितने एक्ट पढ़ने आपने? 5। भाई और बहनों 5 एक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एंड कंपनीज एक्ट। चाले एवढंच, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, आप यकीन नहीं करोगे इस बात को कि पूरे फाउंडेशन के अंदर 400 मार्क का जो आपका सिलेबस है, 4 पेपर जो आप पढ़ने वाले हो, इसमें से सबसे इजीएस्ट अगर कुछ है तो यही है, जहां पे आपको दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा। आई कैन गारंटी यू, सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कुछ है तो यही है। बताओ, 60 मार्क के लिए बस 5 एक्ट पढ़ने हैं। और 5 में भी ये पूरा एक्ट नहीं है कंपनीज एक्ट, ये छोटा इंट्रोडक्टरी लेवल का है।
एडिशनल फर्दर बातें, बहुत हायर लेवल की बातें सी इंटर में पढ़ाई जाती है। तो कंपनीज एक्ट कोई ऐसा बड़ा वाला एक्ट नहीं, एलएलपी भी पूरा एक्ट आपको नहीं पढ़ना है, ये भी बस इंट्रोडक्टरी लेवल का है। तो इन डिटेल में आपको बस 3 ही एक्ट पढ़ने हैं जो डिटेल में पढ़ने हैं, बाकी तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ने हैं। इसके अधिक जानकारी आपको सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल में मिल जाएगी। ओके, तो सबसे इजी वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो यही है। आप यकीन नहीं कर रहे हो ना, अब बोले सर क्या टेपा मारता है, सबसे इजी वाला यही है। ओके, यकीन नहीं हो रहा है, चलो और बता दो। अब आते हैं सेक्शन बी पे, दैट इज बीसीआर। अब बीसीआर के अंदर अगर आप देखोगे तो यू हैव डिड दिस इन योर स्कूल, कॉलेज एंड नंबर ऑफ टाइम्स। क्या आपने ये देखा है रुको, क्या आपने ये कभी करा है? हैव डन दिस रिज्यूमे राइटिंग? रिज्यूमे लिखा है कि नहीं लिखा है आपने कि आपको कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है और उसका रिज्यूमे लिखो, लिखा है ना? मतलब देखो ऑलरेडी पढ़े हो आप। बता दो मैं आपको 4 या 5 मार्क के लिए आता है एग्जामिनेशन में, ऑलरेडी डिड इट, और हमको बस रिवाइज करना है और एग्जाम में निकल जाना है। सही बात है। और आपने ये करा है कभी? रुको, यस, ये लेटर राइटिंग करा है आपने? प्रिय बाबा, सप्रेम नमस्कार, विनंती विशेष, वो नहीं करना है, इंग्लिश में लिखना है। डियर सर, डियर ये, डियर वो, करा है? रिस्पेक्टेड सर, करा है कि नहीं करा है? देखो लेटर राइटिंग करना है, अगेन 4 से 5 मार्क के लिए आ जाता है। सही की गलत? चलो और देखो और देखो और देखो, आपने ये करा है समरी राइटिंग, देखो अगेन आ गया यहाँ पे प्रेसिस राइटिंग। कुछ नहीं होता है, ऐसा पैराग्राफ दिया जाता है, समरी करना है या फिर उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, है ना? इंग्लिश सब्जेक्ट में होता है कि नहीं होता है? आपको पैराग्राफ में से उसके आंसर ढूंढने लिखना है, बताओ हो गया, 4 से 5 मार्क के लिए आ जाता है। कितना सिंपल है देखो, है कि नहीं? फिर उसके बाद कुछ ग्रामर, आई गेस कॉम्प्रहेंशन करा है आपने, उस पैसेज को समराइज करना है, समरी राइटिंग करना है, कॉम्प्रहेंशन ये वाला आ गया। साथ साथ आपने ये पढ़ा है क्या? ग्रामर पढ़ा है क्या? डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और उसके बाद वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा है ना? यही सारी बातें आपके पार्ट बी में है, बीसीआर के अंदर है। कितना सिंपल है कि नहीं? ये 40 मार्क का है और वो 60 मार्क का है। बीसीआर ऑलरेडी यू डिड इट, बस कुछ 2-3 टॉपिक नए हैं उसको हमको पढ़ना है। 40 मार्क का सिलेबस तो ऑलरेडी आपको पता है, बचा 60 मार्क का, उसका प्रिपरेशन मैं आपको से करवाऊंगा, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। तो सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 में 50 मार्क्स लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सा है। बिकॉज 40 मार्क ऑलरेडी आप जानते हो, 40 में से मैं मानता हूं चलो आज के तारीख पे 25 मार्क तो आप ऐसे निकालोगे, ऐसे ही, और ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उसमें और मार्क्स आ सकते हैं। तो आपको चाहिए कितने अभी? 25, 50 के लिए 25 मार्क्स चाहिए ना? तो बताओ मुझको, 60 में से 25 अगर नहीं निकालते हैं तो अपना लायकी ही क्या है बताओ? 60 में से 25 नहीं निकल सकता भाई, उतने तो लायकी के है कि नहीं हम लोग, दिमाग की औकात उतनी तो है ना अपनी कि 60 में से 25 निकाले। तो मैं आपको बताता हूं, आपका टारगेट 50 होना ही नहीं चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए 70, 80। समझ रहे हो? और ये मिलते हैं, 100% मिलते हैं। हमारे प्रीवियस बच्चों ने ये स्कोर भी करा हुआ है, कुछ कुछ बच्चे ने 80 प्लस भी स्कोर करा हुआ है, 70 प्लस स्कोर करा है, 75 प्लस स्कोर करा हुआ है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? हम करेंगे ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अरे क्लियर है? तो ये हो गया आपका सिलेबस भाई और बहनों, ये हो गया आपका सिलेबस। अब ये सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सर हमको बुक्स कौन कौन से मिलेंगे वो बताओ, ठीक है? तो बेसिकली आपको जो बुक्स मिलने वाले हैं वो ये आपका पहला बुक होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज द मेन बुक जो आपके सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का होगा, जिसके अंदर 5 एक्ट कवर होंगे। ये रहा आपको वो बुक, ठीक है? तो इस बुक के अंदर आपको आपके 5 एक्ट पूरे से पूरे कवर करे हुए, ठीक है? अगर आप इसके इंडेक्स को देखोगे तो इसके अंदर ये रहा आपका इंडेक्स, तो ये 5 एक्ट आपको कवर करवाए हुए हैं, ठीक है? ये बुक पूरा का पूरा आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे बेस्ड है। ओके, इंस्टीट्यूट का मटेरियल इसमें पूरा समाया हुआ है। जो बातें मुझको एडिशनल लग रही है उसको मैंने काट दिया है, जो बातें मुझको ऐड करनी पड़ रही कि मुझको, हाँ इसको ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, तो मैंने ऐड करी हुई है। कुछ बातें जरूरी नहीं वो निकाल दिया है, जो बातें चाहिए उसको ऐड करा हुआ है। तो इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसको मैंने यहाँ पे ऐसे
लाइकवाइज ये जो आपका कलरफुल नोट दिख रहा है उस हिसाब से हमने कलरफुल उसको बनाने की कोशिश करे हुए। ये अभी पुराने बैच के बच्चों का बुक है, तो ऐसे चिट्टी विट्टी हम लगाते हैं ताकि हमको समराइज कर पाए, ऐसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हमने करे हुए। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका कलरफुल बुक आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ये आपका मेन बुक वॉल्यूम नंबर 1 बिजनेस लॉज का, ठीक है। लॉ को पढ़ने के टाइम पे बस इसके प्रोविजंस को पढ़ के फायदा नहीं है, ठीक है। इसको देखो इतना मोटा बुक है, याद करने में मुश्किल होगी कि नहीं होगी, है ना। लगभग आई गेस ये बिजनेस लॉ का बुक ही आपका 300 पन्नों का है, 301 पन्नों का है। तो बताओ 301 पन्ने आप रिवाइज कैसे करेंगे, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, सही बात है ना। तो इसके लिए जो नेक्स्ट बुक हमने निकाला है वो है आपका कॉम्पैक्ट बुक। ओके, ये रहा आपका कॉम्पैक्ट बुक, कितना छोटा है। अब खुश हो गए बच्चे। तो जब आप इसमें पढ़ोगे, इस बुक से पढ़ोगे, तो आपको रिवीजन करनी है इस बुक से, मेरी बात समझे। ये कुछ आई गेस 47 पेजेस में मैंने इसको समराइज करा हुआ है। तो 300 पन्ने का बुक जो है वो ये 47 पेजेस में कवर हो जाएगा। नालायक को इतना तो कर पाओगे ना, एग्जाम के पहले यही काम आएगा। एग्जाम के पहले दिन ये पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, क्या घंटा याद आएगा इसमें से। इसको हमने क्लास में रेफर करना है, कुछ बातें जो हमको समझती नहीं उसको क्लैरिफाई करना है इस बुक से, लेकिन हमको रिवाइज करना है इस बुक से, सही बात है। 47 पेज में अगेन ये आपका ऐसे कलरफुल पेज का बुक आपका रहेगा लाइक दिस। अब देख रहे हो इसको, तो इसको अपने इस प्रकार से रिवाइज करना है। तो पूरे 5 एक्ट जो आपके है उसको मैंने इस 47 पेजेस में समअप करा हुआ है, समराइज करा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बुक। ये आपके जिंदगी में बहुत काम आने वाला है, आपके एग्जामिनेशन में पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में बहुत काम करेगा, ठीक है। अब ये तो बात होगी आपकी सिलेबस की, सर ये बुक, दोनों बुक आपको सिलेबस पढ़ाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, पहली बार लॉ को समझ रहे पढ़ रहे हैं, सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते कैसे है बताओ। देखो लॉ पहली बार जान रहे हो ना, पहली बार पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आएंगे कैसे। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपने बता दिया पढ़ना है, पार्टनरशिप आपने बता दिया पढ़ना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने बता दिया, कंपनीज एक्ट आपने बता दिया, एलएलपी आपने बता दिया। लेकिन सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते कैसे हैं वो तो बताओ। अकाउंट्स यू नो, 11 12 में आप पढ़े हो ना, मैथ्स यू नो 11 12 में पढ़े, इकोनॉमिक्स यू नो, लॉ का क्वेश्चन आता कैसे वही नहीं पता आपको। तो इसके लिए हमने एक नया बुक बनाया है जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक, ये आपका क्वेश्चन बैंक। यू कैन सी हियर इट कवर्स हाउ मच, पास्ट 38 इयर्स एग्जाम क्वेश्चन। कितना समझ गए बात। तो पास के 38 इयर्स के एग्जाम क्वेश्चन इसमें कवर्ड है। हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपना बुक है, ओके ये अपना बुक है, ये अपना चैप्टर नंबर 1। तो जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 को खत्म कर दिया, ये अपना चैप्टर नंबर 1 है, ओके नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर एग्जामिनेशन में किस प्रकार के सवाल आए हैं इसके पहले पास्ट 30 इयर्स, एग्जामिनेशन नहीं 38 इयर्स के एग्जाम्स, इयर्स बोल रहा हूं, अटेम्प्ट नहीं इयर्स। उन इयर्स में चाहे जितने भी कुछ 70 एग्जामिनेशन हुए हैं, 100 एग्जामिनेशन हुए, जितने भी एग्जामिनेशन हुए, तो इंस्टीट्यूट ने इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 1 पे अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको दिए हुए हैं। तो हम जैसे यूनिट नंबर 1 को खत्म करेंगे, इसके ऊपर कौन कौन से सवाल आया है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये भी सारे क्वेश्चन है, देखो यूनिट नंबर 1 दिख रहा है आपको, ओके। अगर मैं आपको यहां से सॉफ्ट कॉपी दिखाऊंगा तो ये रहा आपका क्वेश्चन बैंक। तो यू कैन सी सारे एक्ट्स के क्वेश्चन इसमें कवर करे हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 1, आप देख पा रहे हो। तो यूनिट नंबर 1 पे कितने कितने सवाल आए हैं, कैसे कैसे सवाल आए, वो सारे इसमें कवर्ड है। कैन सी पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, कैन यू सी दैट। देखो नवंबर 1994 का क्वेश्चन भी इसमें कवर्ड है, सही बात है। तो जैसे मान लो आप इन तीनों बुक का प्रिपरेशन ठीक से करोगे, क्लास में हम लोग ये तीनों बुक रेफर करने वाले हैं। हम क्लास में जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे इस बुक से, ओके। जैसे ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हो, तो क्लास में आप कुछ इस प्रकार से इस बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर करके लोगे। उन कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करेंगे इस बुक से, आप घर पे भी उसको रिवाइज करेंगे बार बार, और इस पे सवाल कौन कौन से आए हैं वो इस बुक से पढ़ेंगे।
तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, लॉ का प्रिपरेशन सही से हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर बीसीआर कवर नहीं है। बीसीआर के लिए क्या करना है, जब बीसीआर शुरू करेंगे हम बता देंगे। पहले हम लॉ के ऊपर 60 मार्क के प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं। सही बात है। तो कुछ इस प्रकार से हम क्लास कंडक्ट करेंगे और इस प्रकार का मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसको छोड़ के आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कहता है कि आपको ये छोड़ के और कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे पास 30 ईयर के एग्जाम क्वेश्चन करोगे तो भैया और क्या ही चाहिए आपको। और मैं आपको और एक बड़ा स्टेटमेंट करता हूं, हमारे बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए ना, इसको भी आपने ढंग से कर लिया आफ्टर डूइंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रिवीजन, इस बुक को भी आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो आपको एग्जामिनेशन में कम से कम 60 मार्क मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टीचर आपको सारी बातें बता रहे कि ये करो वो करो, अगर आपने वो शिद्दत से कर लिया ना, तो भाई और बहनों आपको फेल तो बहुत दूर की बात है, 60 मार्क से कम नहीं आएंगे। फिर आपके एफर्ट के ऊपर आता है कि कैसे आप इस 60 मार्क को 80 प्लस लेके जाते हो। वैसे 80 प्लस स्कोर करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है सीए फाउंडेशन के लॉ पेपर में, थ्योरेटिकल पेपर में। अगर कोई बच्चा 90 प्लस का भी टारगेट रखना चाहता है तो रखेंगे, दैट इज अ ड्रीम नंबर। और मैं चाहूंगा कि कोई इस बैच में हो जो 90 प्लस स्कोर करे लॉ में। पहला बंदा होगा जो 90, पहली बंदी होगी जो 90 प्लस स्कोर करेगा फाउंडेशन के लॉ में। आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इट इज अ ड्रीम नंबर बिकॉज स्कोरिंग 90 प्लस इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इज अ क्वाइट बिग अचीवमेंट फॉर यू। अब तक किसने नहीं करा हुआ है अपने क्लास के अंदर, आप करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि यू विल स्कोर 90 प्लस इन सीए फाउंडेशन लॉ पेपर? कैन आई एक्सपेक्ट? आर यू श्योर? क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भैया हम लॉ पढ़ सकते हैं, हम सीए फाउंडेशन क्रैक कर सकते हैं ना? ये कोई डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आपके दिमाग में से डर सा बिठा दिया है, ये सीए लिया उगड़ते है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ये किसी के बस की बात नहीं है, भगो बाजू मतलब तो करना तो राहुल छोड़ूं दे। अगर इतना डिफिकल्ट होता तो बताएंगे मुझको, इस जिंदगी दुनिया में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता क्या? कोई बनता क्या? अरे मेरे जैसा एवरेज ब्रेन वाला बंदा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो आपको तो बनना ही है 100%। आप तो कितने होशियार हो, आई कैन सी द फेसेस। बहुत होशियार लग रहे हैं आप मुझको, बहुत सिंसियर भी लग रहे हैं। तो आपके जैसे सीनियर सिंसियर लोग, आपके जैसे स्टूडियस इंटेलिजेंट लोग अगर सीए फाउंडेशन क्रैक नहीं करेंगे तो इस दुनिया में सीए फाउंडेशन क्रैक करने वाला है ही कौन? है ना? तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना और डे वन से आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। ये कोर्स डिफिकल्ट नहीं है। अब अगर सारे कंटेंट को देखोगे ना तो आपको कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जाके रॉकेट नहीं उड़ाना है कि आपको रॉकेट साइंस पढ़ा रहे, नहीं, एकदम सिंपल बात है। हाँ, लेकिन उसका जो लेंथ है वो बड़ा है, सिलेबस ज्यादा है, बस इतना ही पॉइंट है। इन इन सब सिलेबस को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपको करना पड़ेगा और ये आपने कर लिया तो भैया आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बस यही दिक्कत है, बाकी डिफिकल्ट ऐसी कोई चीज इस जिंदगी में नहीं है। सीए कोर्स में तो डिफिकल्ट ऐसी कोई चीज है ही नहीं, सब सिंपल सिंपल बातें हैं, बस बहुत ज्यादा है। ये बात याद रखो, इसलिए तो हम लोग ये कॉम्पैक्ट बुक वगैरह बनाते हैं ना आपको याद रखने के लिए। सही बात, ओके। तो हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू, हैव अ फेथ इन यू। कंसिस्टेंसी को रखना है फ्रॉम डे वन टिल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर सीए फाउंडेशन के एग्जाम तक। तो मई 23 में आपका एग्जाम आने वाला है, तो आज के दिन से मई 23 के एग्जामिनेशन तक आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। डे बाय डे जो टीचर्स आपको बोले वो आपको करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने टीचर्स की सारी बातें फॉलो कर ली तो आपको इंस्टीट्यूट क्या दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती, ये बात समझो। ओके, तो क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है? क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है? क्या आपको सीए बनना है? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? जितना भी दर्द हो आप सहन कर सकते हो? आर यू श्योर? पक्का सक्सेस को हासिल करोगे? आज दर्द होगा लेकिन कल गर्व होगा। क्या बोला मैंने? पढ़ाई करने के टाइम पे आपको लगे दर्द हो रहा है मुझको, क्या सर मेरे सारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं सर, मैं अकेले पढ़ाई कर रही हूँ सर, मैं अकेला पढ़ाई कर रहा हूँ सर, कैसे जिंदगी झंड हो गई सर हमारी सेम एडमिशन लेके। नहीं, दर्द होगा, दर्द होगा, लेकिन कल जाके क्या होगा?
गर्व होगा। अरे जब वो नालायक आपके सामने ऐसे खड़े होंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के उनके सामने खड़े रहोगे, आप बड़ी गाड़ी लेके जाओगे, पैसे कमाओगे, है ना, तो बताएंगे किसको गर्व लगेगा, आपको कि उसको? आपको लगेगा ना, है कि नहीं? तो आज जितना चाहे दर्द हो सीए के लाइफ में, उस दर्द को सहन करना पड़ेगा। यू विल हेट अ सिंगल मिनट ऑफ योर प्रिपरेशन, यू विल हेट। दैट्स व्हाट आई डिड। मेरे को भी आपस बिल्कुल पढ़ाई मुझको पसंद ही नहीं आती थी, बिल्कुल पसंद नहीं आती थी मुझको पढ़ाई, मतलब कोफ्त होती थी, यार यार पढ़ाई किसको नहीं लगता है अच्छा कि बाहर घूमे? आपको अच्छा नहीं लगता है? आपको अच्छा लगता है ना कि दोस्तों के साथ घूमे, मूवी देखे, खेलने जाए, है कि नहीं? बाइक पे घूमने जाए, कार में घूमने जाए, ट्रिप करे, किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है ना। मुझको भी अच्छा लगता था, आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन वो समय नहीं है करने का। मुझको भी, आई हेटेड एवरी सिंगल मिनट ऑफ माई स्टडी, आई पर्सनली हेटेड, बट आई डिड दैट। एक ही फॉर्मूला, आज दर्द हो रहा है कल जाके, और आज मुझको गर्व हो रहा है। अगर मैं सीए नहीं बनता तो आपके सामने बैठता, आपको सिखाता? तो आंसर इज नो। अगर मैं उस वो दर्द को सहन नहीं करता तो आज इन दिन देखने को मिलता? द आंसर इज नो। है कि नहीं? अच्छी बीवी चाहिए, अच्छे पति चाहिए, है ना, अच्छा पैसा कमाओगे, तो इन सारी चीजों के लिए आपको सीए बनना पड़ेगा ना। और आपने एक बार ठान लिया तो आई गेस आप अपने आप की भी नहीं सुनते हो। ऐसा कुछ है आपका कि सबकी सुनते हो, या एवरी टाइम सोचते हो कि मैं करूं कि नहीं करूं सीए, मैंने डिसीजन सही लिया कि नहीं लिया, ऐसे सोचते हो क्या? नहीं ना। एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। आईसीए तो बहुत दूर की बात है। आईसीए को बोल के रखना, भाई मैं 23 में मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं 23 में फेल करके बता, बता फेल करके। हम्म। अगर ये कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, और उतनी वो चीज बोलने के लिए जो मेहनत करने की क्षमता आपके अंदर है, या तैयारी आपके अंदर है, तो भैया फेल होने का चांस ही नहीं है। समझो बात को। क्लियर है? तो बताना ऐसे को क्या कि मई 23 में हम आ रहे हैं, हमारे मई 23 में एग्जामिनेशन देंगे और डंके की चोट पे पास होंगे। और उसको करने के लिए जितनी भी मेहनत करने की जरूरत है, वो आई गेस आप लोगे, लोगे ना? अरे श्योर, लोगे? क्या आप तैयार हो? ग्रेट। तो आज के लेक्चर पे हमने सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 के लॉ के सिलेबस में क्या पढ़ना है उसकी जानकारी ले ली। सही बात है। जब हम लोग कल के लेक्चर पे मिलेंगे तो थोड़ा बहुत है ना लॉ को बनाने के प्रोसीजर को समझते हैं कि लॉ बनता कैसे है। अभी तो अपने पास टाइम नहीं, 1 घंटे का टाइम है, तो उसमें ये बातें कवर नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे के अंदर यही डिस्कस हो सकता है। जाते जाते मैं आपको एक सवाल पूछ के जाता हूं, उसका जवाब आप कल लेके आना। आओगे? आओगे? मुझको एक बात बताना, किस इंडिया के अंदर सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? इस इंडिया के अंदर सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? हाँ बेटा, इंडिया के लोगों के पास है। अरे श्योर। अच्छा ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या चीज है बेटा? ये सुप्रीम कोर्ट क्या चीज, क्या भला होती है? नाम सुना है ना? नाम सुना है ना सुप्रीम कोर्ट? ये क्या भला है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं होती है? होती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट लोग ने बनाया? सुप्रीम कोर्ट को जिसने बनाया है उसको लोगों ने चुन के दिया। अच्छा ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट कौन है? साला प्रेसिडेंट को पूछ के ही सब काम करते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? तो प्रेसिडेंट सबसे बड़ा नहीं होता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर कौन है फिर? भाई और बहनों, बताओ। प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं? ये बड़ा है कि नहीं? भाई नरेंद्र भाई मोदी की सुनते कि नहीं सुनते? हर घर तिरंगा लगाओ, लगाए कि नहीं लगाए? थाली बजाओ, बजाए कि नहीं बजाए? आज शाम 8 बजे से 500 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। बंद हुए कि नहीं हुए? मेरे प्यारे देशवासियों, बोला तो बोला, जो बोला सुनना पड़ेगा।
सही कि गलत? तो प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़े है कि नहीं बताओ, है ना? फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बड़ा है। ये लड़की बोल रही है सर पीपल, पीपल ऑफ इंडिया सबसे बड़े हैं, मतलब हम इन सबसे बड़े हैं। हम सबसे बड़े हैं कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन से हम बड़े हैं? चल हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको फॉलो करता है? हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं ना, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, हम करते हैं ना, तो हमसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ना, है कि नहीं बताओ? है ना बेटा? सही बोला क्या, झूठ बोलिया? नहीं ना? तो हाँ बेटा बता दो। ऐसा समय समय डर गए हो बेटा तुम, क्या हुआ? ओके ना? हाँ, क्या नाम है आपका? अरे बैठो। हाँ, दर्शन, दर्शन जी बताइए कौन सबसे बड़ा है? स्वागत है आपका शो में जो बनेगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, ग्रेट। इस चीज का जवाब हम लोग कल के शो में देखेंगे, टू बी कंटिन्यूड। वो नहीं होता है डेली शो में, होता है ना, बराबर सब मौके पे आके रोक देते शो को, क्यूरियोसिटी बनाते हैं अंदर, है ना? वो बोलता है कि वो एक हीरोइन होती है और हीरो होता है, तो हीरोइन हीरो को बोलती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, क्या 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 करके ऐसा बराबर रोक देते हैं, है ना? वो नहीं होते डेली शो जी मराठी पे वगैरह, माझ्या नवऱ्याची तुझी बायको, क्या क्या होता है वो ये ऐसा ही कुछ होता है ना, सास बहू और साजिश, ऐसे ही कुछ होता है ना वो वाला। तो एक काम करते हैं, सबसे बड़ी अथॉरिटी कहने, हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया? ओके, अपने पास इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो देखेंगे इस ऑप्शन में से सबसे बड़े अथॉरिटी क्या है, और इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हम आगे बढ़ेंगे दैट हाउ द लॉ इज मेड इन इंडिया। लॉ इंडिया में बनता कैसे है, बिकॉज जो भी लॉ हम लोग देख रहे हैं वो सारे लॉ इसी प्रोसेस से बने हैं, और जो भी आप पढ़ोगे आगे जाके इंटर में, फाइनल में, या फिर आजू बाजू में भी, तो वो सारे लॉ बनते कैसे हैं उसका प्रोसीजर जानना बहुत जरूरी है। तब जाके आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा होगा, तब जाके समझेगा साले ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो कल के लेक्चर में जब मिलेंगे तब मिलेंगे विद द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक लॉ इन इंडिया एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके ग्रेट, आई गेस आपको आज का लेक्चर क्लियर है। ओके, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल, आर यू श्योर? गिव मी बिग फैट थम्स अप, कम ऑन। ओके चलो, तो भाई और बहनों मिलता है कल इसी शो में, इसी समय पे, इसी जगह पे, और इसी शो के अंदर जिसका नाम है कौन बनेगा लॉपति। क्या नाम है? कौन बनेगा? वापस एक बार बोले। ओके, मिलता है कल इसी समय पे, इसी जगह पे, और इसी शो के अंदर जिसका नाम है कौन बनेगा। बाय बाय, हैव नाइस डे। चलो, तो आपकी आपका ब्रेक शुरू हो गया ना, तो ब्रेक नो, बाय बाय।